हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। आप सभी यूजीसी नेट और सेट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए आज मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का फुल सिलेबस मैराथन सेशन लेकर आई हूं, जहां पर स्टूडेंट्स आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अपडेटेड क्वेश्चंस की सीरीज होगी। ये सभी क्वेश्चंस अपकमिंग एग्जामिनेशन में एज इट इज पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी, ताकि अगर अभी तक भी आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो बहुत आसानी से क्लियर हो सके। टीचिंग में जून 2023 का पहला क्वेश्चन है, द टीचिंग दैट प्रोवाइड ऑल स्टूडेंट्स विद चैलेंजिंग इंस्ट्रक्शंस एंड यूजेस सपोर्ट व्हेन नीडेड बट रिमूव दो सपोर्ट्स एट स्टूडेंट बिकम एबल टू हैंडल मोर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड एज। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें एक ऐसी टीचिंग मेथड की बात की गई है जिसमें कहा है कि एक टीचर अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण अनुदेश देते हैं और उनको चीजें समझाते भी हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क दे दिया और उस टास्क में लेकिन फिर मैं आपकी हेल्प भी करूंगी कि कैसे उसको सॉल्व करना है, आपका सपोर्ट भी मैं करूंगी। एंड मैं आपका सपोर्ट तब तक करूंगी जब तक आप उस चीज को अच्छे से समझ नहीं जाते। एंड जितना भी सपोर्ट है मेरा वो मैं हटा दूंगी, आपको हेल्प करना बंद कर दूंगी जब मुझे लगेगा कि इस तरह की सिचुएशन को, इस तरह के क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स अपने आप से हैंडल कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रिसेसिव टीचिंग, एक्टिव टीचिंग, अडेप्टिव टीचिंग और प्रॉब्लम ओरिएंटेड टीचिंग। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे और बोलेंगे करेक्ट आंसर प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखो, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है जिसमें स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम दे दी जाती है और उनको कहा जाता है कि खुद से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। लेकिन अडेप्टिव टीचिंग यानी कि अनुकूलनात्मक शिक्षण जो होता है, इसमें स्टूडेंट्स को एक ऐसे माहौल को अडेप्ट करने में, अपनाने में मदद करते हैं टीचर, ताकि आगे आने वाले समय में वो खुद से उन चीजों को सॉल्व कर सके। ठीक है। तो शुरुआत में जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको शुरुआत में उनके टीचर्स, उनके पेरेंट्स कैसे हेल्प करते हैं, हर एक चीज में, कुछ लेने में, पानी पीने में, हर एक चीज में हेल्प करते हैं। लेकिन जब उनको लगता है कि बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, वो धीरे धीरे चीजों को खुद से कर सकते हैं, तो वो उनकी मदद करना छोड़ देते हैं। तो ये होता है अडेप्टिव टीचिंग, राइट। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि पेपर 1 प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आई हूँ, जहां पर स्टूडेंट्स आपको डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले 100% सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा, साथ ही PYQs एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ आपकी बेहतरीन तरीके से रिवीजन भी करवाई जाएगी। नया बैच हमारा आज यानी कि 21 मई से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में स्टूडेंट्स आप लोगों को हम टॉपिक वाइज MCQs एंड PYQs के साथ साथ अपडेटेड मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस PDF नोट्स के साथ में रिवीजन के लिए MCQs भी प्रोवाइड करवाते हैं। हिंदी और इंग्लिश में ये पूरा कंटेंट रहेगा। एंड खास बात, ये हमारे जो क्वेश्चन बैंक है, इसमें स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको इजी एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स भी मिलेंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना और भी ज्यादा आसान हो जाए। तो ये नंबर्स आपको दे रही हूँ, इन पर आप व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही डेमो क्लासेस जरूर देख लीजिएगा, जो कि ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में अवेलेबल है। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम, जो कि है यूजीसी नेट 2025 पेपर 1। कंटेंट पर जाकर देखेंगे, डेमो क्लासेस के साथ में आपके लिए रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, जिसमें कि स्टूडेंट्स आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी तैयारी कर सकते हो। लाइव क्लासेस भी आपको यहाँ पर हम डेली प्रोवाइड करवाते हैं। डेली आपके लिए यूनिट वाइज और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से और टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी इंटररिलेटेड फेजेस क्रिएटेड बाय जॉन केलर फॉर स्टिमुलेटिंग एंड सस्टेनिंग लर्नर्स मोटिवेशन इन द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। ओके, सो यहाँ पर देखो, टीचिंग के कुछ मेथड्स की बात की गई है, जो कि खास तौर पर जॉन केलर के द्वारा बनाए गए हैं। तो उसमें उन्होंने कहा है कि कौन कौन से फेजेस, कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं, जो चरण ऐसे हैं जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इनके अकॉर्डिंग बताना है। ठीक है। ऑप्शंस है अटेंशन यानी कि ध्यान, अथॉरिटी प्राधिकार, रिलेवेंस प्रासंगिकता, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास और सेटिस्फेक्शन यानी कि संतोष। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज A, C, D एंड E ओनली। ठीक है। जॉन केलर ने जो भी टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड प्रोसेस में लर्नर्स मोटिवेशन को लेकर के थ्योरी लिखी है, उसमें कुछ फेजेस हैं और ये 4 फेजेस एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, ये 4 फेजेस एक दूसरे से जुड़े हैं। इसमें अथॉरिटी के बारे में बात नहीं की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट हिज और हर प्रीवियस परफॉर्मेंसेस नोन एज। अब देखिए, मान लीजिए कि आप लोगों के फाइनल एग्जामिनेशन का जो स्कोर है, ठीक है, आपका जो प्रोसेस है, प्रोग्रेस है, उसको कंपेयर किया जाएगा किससे? आपके मंथली टेस्ट में से, या फिर आपके हर 6 महीने में जो एग्जाम हुए थे उसमें से कंपेयर किया जाएगा। तो ये कौन सी असेसमेंट होती है? सो ये होती है स्वमानक आकलन। स्वमानक का मतलब क्या है? स्वमानक, स्व का मतलब होता है अपने आप से, ठीक है, अपने आप की ही चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आप में से कुछ बच्चे शायद ऐसे होंगे जिन्होंने जून 2023 का एग्जामिनेशन भी दिया होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मार्च 2023 का एग्जाम भी दिया होगा। तो आपने क्या किया? अपने प्रीवियस एनालिसिस और अपने प्रोग्रेस को देखकर ही तैयारी की, और उसी के बेसिस पे आप आइडिया लगा लोगे कि दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो ये क्या है? ये आपने अपने आप से अपना आंकलन किया, अपने प्रीवियस परफॉर्मेंस, अपनी पुरानी जो स्कोर था या पुराना जो आपका रिजल्ट था, उससे नए रिजल्ट को कंपेयर करके एनालिसिस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आईसीटी और हायर एजुकेशन के लिए भी कॉमन रहेगा। ऑनलाइन टीचिंग टूल्स है, एडवांटेजेस है कि एक ऑनलाइन टीचिंग टूल, जैसे अभी देखो मैं आप लोगों को यूट्यूब पर पढ़ा रही हूँ, वैसे और भी बहुत सारे पोर्टल्स हैं, वैसे अलग अलग पोर्टल्स हैं, और उसमें ये दूसरी तरफ कहा है कि टीचर को इसमें से क्या फायदा हो सकता है। ऑप्शंस है एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिस्कशन फोरम, ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म। लगभग ये जितने भी हैं इसमें से 3 तो देखो स्वयं के भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है। सो डायरेक्ट आंसर पर जाकर इसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करेंगे। ये बहुत आसान है, वीडियो कॉल जो आप लोग करते हो, लॉकडाउन के समय पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स की क्लासेस वीडियो कॉल्स और इसके थ्रू ही अटेंड की गई थी। सो वीडियो कॉल क्या होता है? डिलीवरिंग एंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव क्लास सेशंस कनेक्टिंग विद रिमोट लर्नर्स, की एक स्टूडेंट कहीं और है, दूसरा स्टूडेंट कहीं और है, कहीं पर भी अपने लोकेशन में बैठकर वो अच्छे से क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अगला है डिस्कशन फोरम, encouraging students engagement and collaboration, fostering critical thinking and problem solving। ठीक है, यानी कि कोई प्रॉब्लम है, उसके ऊपर मान लीजिए मेरे कुछ व्यूज हैं, मुझे उसके लिए कितना नॉलेज है, किसी दूसरे स्टूडेंट को उस टॉपिक पे कितना नॉलेज है, वो सब आपस में डिस्कस करेंगे, बहसबाजी भी होगी। तो वो सब चीजें क्या करती हैं? किसी स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग, समस्या समाधान को प्रोत्साहित करना और समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने में ये हेल्प करता है। अगला है ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म। असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, ऑनलाइन ही आपको अपना मूल्यांकन पता चल जाता है। सो वो है क्रिएटिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग असेसमेंट्स क्विकली एंड इजीली, ऑटोमेटिंग ग्रेडिंग एंड फीडबैक। जैसे अगर आप लोग फ्री मॉक टेस्ट एनटीए की वेबसाइट पर जाकर अटेम्प्ट करते हो, चाहे सेट या नेट कोई भी एग्जाम है, वहां पर जैसे ही आप सबमिट करते हो पेपर को, इमीडिएटली आपके सामने आपके रिजल्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो वो ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म होता है। एंड लास्ट है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, स्ट्रीमलाइनिंग कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड्स एंड ग्रेड। इसमें क्या होता है? स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स, उनके ग्रेड्स, उन्होंने क्या पढ़ा है, उनका क्या कोर्स है, कैसे वो पूरा होगा, वो सब चीजें इसमें एक प्रॉपर तरीके से, सरल तरीके से प्रेजेंट की जाती हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। When participants drop out of a study leading to change in the nature of sample, it would cause which of the following threats in internal validity? Okay, so इस तरीके में आ जाती है attrition threat, यानी कि क्षरण संबंधी खतरा। कोई भी एक पार्टिसिपेंट है, वैसे तो ये रिसर्च का क्वेश्चन है, गलती से इसमें ऐड हो चुका है, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो देखो कोई भी स्टडी होती है, रिसर्च स्टडी अगर चल रही है, उसमें क्या करता है एक प्रतिभागी, रिसर्च स्टडी के बीच में ही बाहर हो जाता है, ठीक है, जिससे कि उनका जो पूरा सैंपल था उसका स्वरूप ही बदल जाता है। अब कोई टीम वर्क कर रहा है, सबको बराबर बराबर अपना अपना काम दे दिया गया है, उसमें से एक कोई पर्सन बीच में छोड़ दे तो सबका काम उथल पुथल हो जाएगा ना। तो ऐसे में कहा है कि कौन सी इंटरनल वैलिडिटी को इससे खतरा हो सकता है, तो वो है क्षरण संबंधी खतरा। अगला है द कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होती है? सहयोगात्मक अधिगम, इकट्ठे होकर जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज लिसनिंग स्किल्स इज डेवलप्ड। ठीक है, सो इकट्ठे बैठकर बच्चे पढ़ रहे हैं, अब उनकी लिसनिंग स्किल्स यानी कि उनकी जो सुनने की शक्ति है उसको डेवलप किया जा सकता है। कौन से तरीके से? फिश बाउल, सर्कल ऑफ वॉइसेस,
जिक्सॉ स्ट्रेटेजी या फिर केस स्टडी। सो बहुत आसान क्वेश्चन है, एज इट इज डेफिनेशन दी गई है, दैट इज फिश बाउल स्टडी। सो फिश बाउल में बेसिकली स्टूडेंट्स का कुछ ग्रुप बनाया जाता है। इसमें मीडियम ग्रुप्स भी हो सकते हैं, जैसे 5-6 स्टूडेंट्स के ग्रुप बन सकते हैं। इस तरीके से एक सर्कल में इनको बिठा दिया जाता है। थोड़ा बड़ा ग्रुप भी हो सकता है जिसमें 12-15 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। इस तरीके से उनका सर्कल बना दिया जाता है एंड उनको एक टॉपिक दिया जाता है डिस्कशन के लिए, दैट इज कॉल्ड फिश बाउल। फिलहाल के लिए काफी है, वैसे तो फिश बाउल में बहुत सी चीजें और भी हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू Vygotsky, learning occurs through social interaction and collaboration. So Vygotsky के हिसाब से जो भी लर्निंग होती है वो बाहर निकल कर, समाज में निकल कर, लोगों से बातचीत करने, उनसे मिलने से बढ़ती है। और दूसरा भी विगोत्स्की के द्वारा ही कहा गया है कि स्कैफोल्डिंग इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट विद ऑल ऑफ द आंसर्स एंड सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। उसमें ये कहा गया है कि स्कैफोल्डिंग जो होती है उसकी हेल्प से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके आगे आप कोई भी प्रॉब्लम दो, कोई भी समस्या उनको दे दो, वो उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन ढूंढ कर ही रहते हैं। सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, दैट इज स्टेटमेंट 1 एब्सोल्युटली करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। ओके, सो यहाँ पर एक और सवाल बढ़ता है कि स्कैफोल्डिंग स्ट्रेटेजी होती क्या है टीचिंग में। इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि जो विजुअल लर्नर्स होते हैं वो किसी भी स्टोरी को समझने में, इमेजिन करने में थोड़ी सी मुश्किलें उनको आती हैं क्योंकि वो विजुअलाइज नहीं कर पाते चीजों को, तो ये आता है स्कैफोल्डिंग के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना बहुत सी छोटी छोटी नई नई चीजें आ रही हैं। अगर आपको डाउट हो रहा है किसी में, क्योंकि एक क्विक रिवीजन सेशन है, तो यहाँ पर मैं फटाफट से आंसर और छोटा सा एक्सप्लेनेशन और ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, सब अवेलेबल है, आप बस कमेंट करके बताइए, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो असेसमेंट कंसिस्ट ऑफ, so it consists of what? So it consists of prohibit collaboration among teachers and students during assessment process। ठीक है, प्रोहिबिट कोलेबोरेशन क्या होता है, जो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कोलेबोरेशन है, सहयोग है, उसको यहाँ पर अलाउड नहीं किया जाता, खास तौर पे तब जब असेसमेंट चल रही होती है, मूल्यांकन का कार्य चल रहा होता है। दूसरा आ जाता है इसमें एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स ओनली। तो उस केस में पोर्टफोलियो असेसमेंट में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की उपलब्धियों पर ध्यान दिया जाता है, ना कि उनकी गलतियों पर। और अगला है, प्रोवाइड स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटीज टू रिफ्लेक्ट अपॉन फीलिंग अबाउट लर्निंग, कि वो लर्निंग की भावनाओं को क्या समझते हैं, कैसे उनको फील होता है, ये सब चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। बेसिकली जो पोर्टफोलियो मूल्यांकन होता है ना, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, एक पूरे सिस्टम के साथ एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है, जो कि टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के लिए होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स की ग्रोथ, उनका नॉलेज, उनके स्किल्स, उनका सब्जेक्ट का पर्टिकुलर नॉलेज, उस सब को मॉनिटर करने के लिए, उस सब पर ध्यान देने के लिए एक टीचर ये पोर्टफोलियो असेसमेंट एक स्टूडेंट के ऊपर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग ऑफ लर्नर्स। तो स्टूडेंट्स की लर्निंग पर क्या प्रभाव पड़ता है, कौन कौन सी चीजें उस पर फर्क डालती है। फैमिली स्ट्रक्चर, कि कितने बड़ा परिवार है, क्या उससे किसी स्टूडेंट की पढ़ाई में फर्क पड़ेगा। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, की सामाजिक आर्थिक स्थिति उनकी क्या है, गरीब है, अमीर है। कल्चरल बैकग्राउंड, किस संस्कृति, किस समाज से वो आते हैं या किस स्कूल में वो पढ़ते हैं, तो किस पे डिपेंड करता है। सभी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत बड़ा परिवार होगा, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। कोई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कोई पर्सन अगर गरीब है, नहीं फाइनेंशियली इतने एक्टिव हैं, तो वो क्या बड़े स्कूल में पढ़ कर एक अच्छी एजुकेशन ले पाते, नहीं ले पाते। चाहे उनका बच्चा इंटेलिजेंट भी होगा, बट वो उस लेवल की एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। कल्चरल बैकग्राउंड, किस संस्कृति से वो आते हैं। कई लोगों की संस्कृति में आपने देखा होगा, अभी भी ये कहते हैं कि महिलाओं को, लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए ज्यादा, तो वो उस बैकग्राउंड से, तो उनकी पढ़ाई में फर्क पड़ेगा। और किस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन टूल्स हैं और उनके फंक्शंस हैं जो कि टीचिंग में हेल्प करते हैं। ये भी आईसीटी में कॉमन क्वेश्चन है। एडुपजल, एडपजल, माइंड मिस्टर, गूगल डॉक्स और मेंटीमीटर। अब में भी हो सकता है बहुत स्टूडेंट्स ने नहीं सुनी हो चीजें, लेकिन गूगल डॉक्स तो सबने सुना होता है। सो गूगल डॉक्स क्या है, गूगल डॉक्स बेसिकली
ये एक ऑनलाइन, जैसे आप लोग एमएस वर्ड यूज करते हो वैसे ही ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर है, जिसमें आप फ्री डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हो, फ्री स्लाइड्स को क्रिएट कर सकते हो, ड्राइंग, फॉर्म्स, ये सब चीजें इसमें आ जाती है। ठीक है, अब देखो एड पजल की बात करें, यहीं से आपका क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा बहुत आसानी से। एड पजल ना, बेसिकली पजल क्या होता है, किसी को कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, कुछ घुमा फिरा कर क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो एड पजल एक फ्री असेसमेंट सेंटर टूल है जो कि टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को हेल्प करता है टू क्रिएट इंटरेक्टिव ऑनलाइन वीडियोस। ठीक है, इंटरेक्टिव वीडियोस इसमें हम लोग बना सकते हैं। इसमें आप अपने ऑडियो, अपने नोट्स, अपना कमेंट्स, जो भी चीजें हैं वो सब कुछ ऐड कर सकते हो। तो इसी ऑप्शन की मदद से आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एडू पजल, इंटरेक्टिव वीडियो, माइंड मिस्टर इज माइंड मैपिंग, देखो यहां से भी आसानी से ढूंढ सकते थे, है ना। उसके बाद आ जाता है गूगल डॉक्स, लाइव पोलिंग और फीडबैक, एंड मेंटीमीटर इज फॉर कंटेंट क्रिएशन, राइट। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, अ डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंटेड ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ स्टूडेंट्स बिहेवियर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड शेपिंग द स्टूडेंट्स बिहेवियर इज नोन एज। सो देखो, अब एज अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाना नहीं होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि आप स्टूडेंट्स के बिहेवियर को, उनके व्यवहार को भी अच्छे से समझो और देखो कि किसी स्टूडेंट में किस तरीके से परिवर्तन हो रहे हैं, उनके बिहेवियर में समय के साथ किस तरीके से परिवर्तन हो रहे हैं। ओके, सो इसके लिए एक मेथड होता है टीचिंग एप्टीट्यूड में, जिसको कहा जाता है डॉक्यूमेंटेड ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये बेसिकली स्टूडेंट्स के बिहेवियर को ही ऑब्जर्व करते हैं कि समय के साथ उनका बिहेवियर पॉजिटिव वे में जा रहा है, नेगेटिव वे में जा रहा है। एंड बिहेवियर की बात सिर्फ यहाँ पर ये नहीं है कि वो स्टूडेंट टीचर के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। बिहेवियर का मतलब यहाँ पर ये भी होता है कि एक स्टूडेंट्स अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी सोशल लाइफ कैसी चल रही है, वो अपनी फैमिली के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो ऑब्जर्व की जाती हैं, उस मेथड को क्या कहते हैं, ये इसमें पूछा गया है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव, बिहेवियर लॉग, करिकुलम मैपिंग। सो देखो, समेटिव और फॉर्मेटिव तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। असेसमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मेटिव होता है, क्या होता है फॉर्मेटिव, क्लास के दौरान जो टीचर क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। समेटिव होता है आपकी फाइनल एग्जाम या फाइनल सेमेस्टर, जिसमें आपको ग्रेड्स, परसेंटेज की मदद से स्कोर दिया जाता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बिहेवियर लॉग। बिहेवियर लॉग ऐसा एक मेथड होता है जो कि ना सिर्फ टीचर इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो भी इस मेथड को यूज कर सकते हैं। इसमें सिर्फ वो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। अब वो ऑब्जर्व करेंगे कि अच्छा ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट कैसे बिहेव कर रहा है, किसी और सिचुएशन में स्टूडेंट कैसे बिहेव कर रहे हैं। खास तौर पर जो टीनेजर्स होते हैं उनके लिए बिहेवियर लॉग्स को यूज किया जाता है, क्योंकि उस समय स्टूडेंट्स के माइंड में, उनकी मेंटालिटी में बहुत से चेंजेस आते हैं, तो उनको ऑब्जर्व करने के लिए बिहेवियर लॉग को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, The channels of स्वयं प्रभा are uplinked from BISAC. So BISAC के द्वारा ही स्वयं प्रभा के चैनल्स को हैंडल किया जाता है। BISAC कहाँ है, ये पूछा गया है। सो BISAC है गांधीनगर, गुजरात में। बेसिक क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है किसी किसी शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 कहती है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन टीचर नीड्स। कि जो शिक्षार्थी केंद्रित अप्रोच होता है पढ़ाने का, वो बेसिकली टीचर की जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। स्टेटमेंट 2 बोलती है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। यानी कि इसका जो ज्यादा फोकस रहता है वो विषय वस्तु के सहकारी निर्धारण पर ही रहता है, कि आपका सब्जेक्ट क्या है, कैसे उसको पूरा किया जाए, कैसे कैसे पढ़ाना है, इन सब चीजों पे फोकस करता है। सो दोनों स्टेटमेंट्स में से फर्स्ट तो देखो बिल्कुल गलत है, ये तो सामने ही पता चल रहा है, क्योंकि जिस मेथड का नाम ही लर्नर सेंटर्ड है, तो वो टीचर की जरूरतों को क्यों पूरा करेगा। लर्नर सेंटर्ड मेथड ही एक स्टूडेंट के, एक लर्नर की जितनी भी नीड्स होती हैं
और जितना भी उनका इंटरेस्ट होता है, जितना भी उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, उस अकॉर्डिंग बनाया जाता है। अब किसी नर्सरी केजी के बच्चे को आप यूजीसी नेट लेवल का पढ़ाने जाओगे तो उनको समझ आएगा? नहीं आएगा। तो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच यही कहता है कि लर्नर्स के लेवल के हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको पढ़ाया जाना चाहिए। एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में स्टूडेंट्स के तरीके से पढ़ाया जाता है। स्टूडेंट्स को जो तरीका, जो मेथड पसंद आ रहा है, उस तरीके से टीचर को पढ़ाना चाहिए, लेकिन उसमें सब्जेक्ट मैटर को भी ध्यान में रखकर चलना चाहिए। ठीक है, तो कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर भी इसमें जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वयं प्रभा is an education learning platform initiated by DTH channels. सो करेक्ट आंसर क्या है इधर? करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको आप पहले MHRD के नाम से जानते थे, अब इसका नाम चेंज हो गया है, इसका नाम रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसमें बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, हम थ्योरी सेशंस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कहीं पर भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा तो समझ जाइए कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की ही बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a learner combines his or her previous schemes or modifies them as per new experiences. The process of combining, modifying existing schemas and to arrive a new schema is known as. एक स्टूडेंट ने क्या किया, उनके जितना भी पुराना नॉलेज था, जितना भी स्कीमा थे उनके, उस सब को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, उसको अच्छे से समझने की कोशिश की और अपने न्यू एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको डिजाइन कर दिया, उसको बना दिया। ये जो प्रोसेस था जिसमें उन्होंने अपना पुराना नॉलेज और नया नॉलेज यूज किया और उससे कुछ नई चीज डिजाइन कर दी, नया कुछ एग्जिस्टिंग स्कीमा को डिजाइन किया, इस मेथड को क्या कहते हैं? सो इस मेथड को कहा जाता है अकोमोडेशन। ओके ओके, सो ये जो डेफिनेशन है ये बेसिकली दी गई है पाइगेट की लर्निंग थ्योरी में। ठीक है, पाइगेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ये चीजें कही गई थी। उन्होंने ये कहा था कि जो भी आपके पास एसिमिलेशन होता है, अकोमोडेशन होता है एंड इक्विलिब्रेशन होता है, ये तीन तरीके होते हैं जिसकी मदद से हम स्टूडेंट्स के, किसी चिल्ड्रन के एक्सपीरियंस को, पुराने एक्सपीरियंस को उनके नए नॉलेज, उनके नए स्कीमा के साथ कंबाइन करके कुछ नया डिजाइन कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर जो चीजें यूज हो रही थी वो सबसे ज्यादा फोकस्ड थी सिर्फ और सिर्फ अकोमोडेशन को लेकर के। अब बात आती है कि स्कीमा क्या होता है। सो स्कीमा बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन होता है इन द माइंड ऑफ अ सेट ऑफ आइडियाज और एक्शंस विच गो टुगेदर। कुछ ऐसी चीजें जो कि आपके माइंड में भी आ रही हैं, ठीक है, कुछ आइडियाज ऐसे हैं जिनको मिला करके आप कुछ नया क्रिएट करते हो। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, अपने पुराने एक्सपीरियंस से, पुराने ही एक्सपीरियंस से जो सीखा था, उनके नॉलेज जो उनके पास था, उसी को मॉडिफाई किया और नया एक्सपीरियंस उनके पास आ गया। ओके, सो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इंफॉर्मेशन, उसको हम अकोमोडेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक टू प्रोवाइड राइट काइंड ऑफ सपोर्ट इन राइट अमाउंट एट राइट टाइम टू इंक्रीज चाइल्ड्स कॉम्पिटेंस इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। कल भी हमने डिस्कस किया था, कल हमने देखा था जून 2023 के क्वेश्चंस को, उसमें भी ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन यूजीसी नेट में अभी पूछे जा रहे हैं स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड। सीटेट एग्जाम की अगर बात करोगे तो वहां पे ये चीजों को बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, सो इसको हम सिंपल सी लैंग्वेज में स्कैफोल्डिंग को ये बोलते हैं लर्निंग ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क टिल द स्टूडेंट इज एबल टू डू इट बाय हरसेल्फ। कल जो हमने जून 2023 वाला क्वेश्चन देखा था उसमें ये कहा था कि एक ऐसा मेथड कौन सा होता है जिसमें टीचर स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं एक लेवल तक, लेकिन जब उन टीचर को लगता है कि स्टूडेंट खुद से चीजें समझ रहे हैं, खुद से चीजें कर सकते हैं, तो वो उनकी हेल्प करना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो स्कैफोल्डिंग होता है, लर्निंग ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क टिल द स्टूडेंट इज एबल टू डू इट बाय देमसेल्फ। ये सिर्फ टीचर्स नहीं, ये पेरेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडिंग अ हाफ सॉल्व्ड एग्जाम्पल, ये इसका एक बेस्ट तरीका होता है।
स्कैफोल्डिंग बेसिकली एक फॉर्म होता है जिसमें हम फैसिलिटेट करते हैं, कुछ फैसिलिटीज लर्नर्स को देते हैं, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। इसमें जब बच्चों को सिखाया जाता है तो उनके लिए कुछ प्री प्लान्ड एक्टिविटीज होती हैं जिसकी हेल्प से उनको चीजें सिखाई जाती हैं। उसके बाद टीचर्स की ऑब्जर्वेशन में वो सेम एक्टिविटीज उनको दोहराने को कहा जाता है। फिर 2-3 दिन के बाद या कुछ टाइम के बाद जब टीचर को लगता है या पेरेंट्स को लगता है कि वो खुद से चीजें समझ रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं चीजों को, प्रॉब्लम्स को, तो वो उनकी मदद करना छोड़ देते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बार-बार आता है एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड ऑफ टीचिंग? सो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड क्या होता है टीचिंग का? ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड से किसी भी स्टूडेंट की, किसी भी लर्नर की क्रिएटिविटी को हम एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, ये मेथड सबसे पुराना और सबसे बेस्ट टेक्निक मानी जाती है किसी की क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाने के लिए। कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, अगर मान लीजिए किसी बच्चे में हमें ये आदत डालनी है कि वो बात-बात पर रोता है, बात-बात पर परेशान हो जाता है, तो उनकी कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड उसमें बेस्ट माना जाता है। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित उपागम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? सो इसमें है इट इज सेंटर्ड ऑन कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। देखो सेम क्वेश्चन था, मैं इसीलिए आपको कहती हूँ कि पेपर 1 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़िए। देखो सेम क्वेश्चन लेकिन डिफरेंट तरीके से पूछा गया था। इट लेज एम्फसाइज ऑन वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपोजर। ठीक है, यह जोखिम की परिवर्तनशीलता पर जोर देता है। नेक्स्ट इज which of the following statement best describes summative evaluation in evaluation procedure? So summative evaluation क्या होता है? आप लोगों का evaluation मूल्यांकन किया जाता है आपके फाइनल एग्जाम, आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के बाद, जिसमें आपको परसेंटेज दी जाती है, ग्रेड दिया जाता है और बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा टीचर अवार्ड्स ग्रेड्स। देखो मैंने कीवर्ड पहले ही बता दिया था कि ग्रेड्स की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट समेटिव इवैल्यूएशन। A teacher award grades to the students after having transacted the course work. Next is which of the following educational theory emphasizes the importance of scaffolding and support for slow learners? So जो slow learners होते हैं, थोड़ा सा धीरे जो स्टूडेंट सीखते हैं, उनके लिए कौन सी थ्योरी को यूज किया जाता है? देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। Which of the following educational theory emphasizes the importance of scaffolding and support for slow learners? सो स्कैफोल्डिंग का मतलब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसका करेक्ट आंसर होगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये क्या होता है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये थ्योरी जो है एक एजुकेशनल थियोरिस्ट के द्वारा बनाई गई थी एंड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको कई बार एग्जाम में ZPD के नाम से भी जाना जा सकता है, डायरेक्टली लिखा हो सकता है। सो ZPD कॉन्सेप्ट के हिसाब से लर्निंग अकर्स मोर इफेक्टिवली व्हेन लर्नर्स आर गाइडेड एंड सपोर्टेड इन देयर लर्निंग प्रोसेस, स्पेशली इन द एरिया वेयर दे मे स्ट्रगल। ठीक है, तो इसमें ये क्या जाता है कि ये मेथड बोलती है कि स्टूडेंट सबसे बेस्ट तब सीखते हैं कि जिस जगह पर उनको दिक्कत आ रही है, उस जगह पर उनको अच्छे से गाइड किया जाए, उनको अच्छे से सपोर्ट किया जाए और 1-2 बार उनको अच्छे से मदद की जाए उस तरीके से, उस जगह से बाहर निकलने की, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की, तो वो आसानी से चीज़ों को समझकर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। The ability to form and use symbols like words, gestures, signs, images, etc. are accomplished in the pre-operational period. So यहाँ पर कहा है कि अब टीचर, एज अ टीचर, जब आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो एंड पढ़ाते समय आप कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे शब्द, वो तो दिखती सी बात है, किसी को पढ़ा रहे हो तो आप बोलोगे। अपना जेस्चर, आप लोगों का हाव भाव आपके कैसे हैं, साइंस, फोटोज दिखाकर आप किसी को पढ़ा रहे हो, इसको
पूरी तरीके से प्री ऑपरेशनल पीरियड में अकम्प्लिश किया जाता है। स्टेटमेंट 2 बोलती है अकॉर्डिंग टू पाइगेट प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन डू नॉट हैव अ टेंडेंसी टू बी ईगोसेंट्रिक। ठीक है, इसमें कहा है कि पाइगेट ने अपनी थ्योरी में यही बोला है कि जो भी प्री ऑपरेशनल यानी कि सक्रिय पूर्व बच्चे होते हैं, इस लेवल के जो बच्चे होते हैं, उनमें ईगो सेंट्रिक टाइप की चीजें बिल्कुल भी नहीं होती हैं। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो पाइगेट क्या थे, वो एक थियरिस्ट थे जिन्होंने टीचिंग से रिलेटेड बहुत सी थ्योरीज दी हैं। इनके हिसाब से इन्होंने फोकस किया था किसी भी चिल्ड्रन की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, जो पर्सन होता है, कोई स्टूडेंट होता है, उनकी मेंटल डेवलपमेंट जो होती है उससे रिलेटेड इन्होंने यहाँ पर बात की थी। एंड पाइगेट के अकॉर्डिंग 4 फेजेस में इन्होंने इस लेवल को डिवाइड किया था। पहला था सेंसरी मोटर, दूसरा था प्री ऑपरेशनल थिंकिंग, तीसरा था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग और चौथा था फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज की यहाँ पर बात की है तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। सो ये एक ऐसा स्टेज था जो कि अर्ली चाइल्डहुड पर फोकस करता है। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उन पर फोकस करता है कि उनको एक एक चीज डिटेल में बताई जाती है, उनमें ईगो और ये लड़ाई झगड़ा, ये जल्दी से चीजें समझने की ताकत भी नहीं होती है। एंड दूसरा यहाँ पर ये बोलता है कि जो भी वर्ड्स, जेस्चर, ये सब चीजें हैं, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते, ये भी इस क्वेश्चन का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सो देखो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है 2 साल से 7 साल तक के बच्चों का। तो ऐसे बच्चे वर्ड्स, जेस्चर, सिग्नेचर, इमेजेस के थ्रू चीजों को समझते हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट 2 बिल्कुल गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 बिल्कुल गलत है। ये बेसिकली इस एज के जो बच्चे होते हैं उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही होती है। आपने देखा होगा बच्चों को गुस्सा भी बहुत आता है, जरूरी नहीं है कि वो चीजों को जल्दी से समझ सकें। ठीक है, सो प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन में ईगोसेंट्रिक टेंडेंसी होती है। राइट, सो इसमें करेक्ट आंसर क्या है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। ओके, ठीक है, ये नहीं, ये वाला करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज एंड्रागॉजी इज ऑल्सो रेफर टू एज। सो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एंड्रागॉजी, पेडागॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि एग्जामिनेशन में बार बार पूछी जाती है। ठीक है, सो एंड्रागॉजी इज रेफर्ड टू एज, मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी। एंड्रागॉजी का मतलब होता है अपने आप से, राइट। एंड्रागॉजी अपने आप, तो अपने आप कौन बच्चा सीख जाता है चीजों को, अपने आप अडल्ट बच्चे सीखते हैं। सो यहाँ पर सभी ऑप्शन में अडल्ट है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ अडल्ट लर्निंग इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, यूजीसी नेट और सेट में बहुत बार आता है कि एंड्रागॉजी हमेशा अपने आप, और अपने आप कौन सीखता है, अडल्ट लर्नर्स। सो अडल्ट लर्नर्स की जो व्यापक सिद्धांत होते हैं वो एंड्रागॉजी में बताए जाते हैं। ओके, ऑलरेडी इस पे डिटेल्ड वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जरूर देखिएगा। अगला है होमवर्क क्वेश्चन है, ये इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। स्वयं इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन, स्वयं, स्वयं प्रभा, मूक, 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं ये। स्वयं बेसिकली एजुकेशन के लिए बना है। ओके, ये करेक्ट है। आई होप आपने इससे पहले आंसर दे दिया होगा। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी विच बिगिंस एट बर्थ एंड कंटिन्यूज टिल वन डाइज। It does not terminate at the end of the formal schooling, but it is a lifelong process. So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एजुकेशन उम्र भर सीखता है, जन्म लेने से लेकर के किसी की मृत्यु तक एजुकेशन जरूरी होती है। एंड यही यहाँ पे कहा है कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। कारण क्या कहा है कि लाइफ लॉन्ग एजुकेशन कवर्स द एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इंक्लूड्स फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, सो देखो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। लाइफ लॉन्ग एजुकेशन क्या होता है, किसी पर्सन की पूरे लाइफ स्पैन को यहाँ पर फॉर्मली और इनफॉर्मली इंक्लूड किया जाता है। सो असर्शन भी सही है और उसका कारण भी बिल्कुल सही बताया गया है, और इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो इस अकॉर्डिंग देखेंगे, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज identify the teaching strategies which are employed during indirect institution, emphasizing direct and indirect exemplars, presenting the stimulus material, inquiry based question answer session, presenting asking and providing feedback, या फिर promoting problem solving approach. So ये कुछ steps हैं जो कि आप लोगों को याद होने चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो एम्फेसाइजिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एग्जाम्पलर्स, ये आप लोगों को पता होना चाहिए. ठीक है, इसमें आ जाती है आपकी कॉन्सेप्ट लर्निंग, इंक्वायरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, जितने भी आपके इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसकी बात कर रही हूँ. कॉन्सेप्ट लर्निंग, इंक्वायरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जो होती हैं, किसी चीज के कॉन्सेप्ट्स को, पैटर्न्स को, एब्स्ट्रैक्शंस को समझना, उसको याद करना, ये सब इनडायरेक्ट इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है. ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है. उसके बाद आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ऑप्शन नंबर, यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम वापस आ गई है आंसर में. करेक्ट आंसर होगा आपके पास ए, सी एंड ई. इधर ऑप्शन में नहीं है, दिस इज नॉट बी, दिस इज ए, सी एंड ई. ठीक है, सी बोलता है इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सेशन. अभी मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट में इंक्वायरी बेस्ड सेशन आता है, इनडायरेक्ट एग्जाम्पल्स जो आते हैं, एंड वी हैव प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. ये इनडायरेक्ट इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन ही बता रही है. ओके, नेक्स्ट इज स्टेटमेंट है indirect institution is an approach to teaching and learning in which the process is inquiry. indirect approach में जो process होता है वो inquiry होता है, content involves concept and context here is a problem. ये indirect instruction की definition कही है. statement 2 बोलता है NRT test data tell us about a student's level of proficiency in mastery of some skills or set of skills. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा कि NRT होता क्या है. सो NRT बेसिकली होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट. ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो होता है, एंड एक होता है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट या क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन. So इसमें कहा है this type of test data tell us about the student's level of proficiency in mastery of some skills or set of skills. So इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं. So इसमें तो देखो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है. क्यों इनकरेक्ट है स्टेटमेंट नंबर 2? क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि क्राइटेरियन रेफरेंस में क्राइटेरिया सेट किया जाता है कि 60% से ऊपर वाले पास हैं, इसके नीचे वाले फेल है. नॉर्म रेफरेंस में कंपैरिजन किया जाता है आपस के, उनके पीयर्स के बीच में. ठीक है, ये क्या होता है, एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है जो कि किसी पर्सन के रैंक को या किसी भी पर्सन की किसी भी कैपेबिलिटीज या उनके स्किल्स को कंपेयर करने के लिए बनाया गया है. सो इसीलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट इज which of the following teacher competency belongs to the domain of personality and attitude? So यहाँ पर किसी शिक्षक की योग्यता, व्यक्तित्व और दृष्टिकोण के क्षेत्र में संबंधित बात की गई है. सो डायरेक्ट आंसर है, बहुत बार एग्जाम में आया है, लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिकेसी हियर इज द करेक्ट आंसर. ओके, इसके अलावा लोकस ऑफ कंट्रोल के अलावा यहाँ पर टीचर्स का एंथुजियाज्म, सेल्फ एफिकेसी, ये सब चीजें किस पे डिपेंड करती है, किसी एक पर्सन के एटीट्यूड पे डिपेंड करती है कि उसका अपनी बातों पे कितना नियंत्रण है, आत्मविश्वास कितना है, कितना वो किसी को मोटिवेट करके अपने आसपास एक्टिवली रख सकते हैं. तो ये सब चीजें किसी पर्सन के पर्सनैलिटी और एटीट्यूड में आती है. सो इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. नेक्स्ट इज identify the item from the following which is not a characteristic of learning society. So characteristic of learning society कौन सी यहाँ पर नहीं है, learners learn uninformally. ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं जरूरी नहीं है कि वो फॉर्मल तरीके से ही पढ़ाई कर सकें, वो अनइनफॉर्मली भी बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं. जरूरी नहीं है कि क्लासरूम में डरा धमकाकर बच्चों को पढ़ाया जाए. कई बार बच्चे, आपने देखा होगा, छोटे बच्चे गेम्स म्यूजिक के साथ जल्दी सीखते हैं, तो वही यहाँ पर कहा गया है. ठीक है, नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग सोसाइटी कहा है, नॉट. ठीक है,
अनइनफॉर्मली वैसे ये होता है, लेकिन बाकी ऑप्शंस के साथ कंपेयर करें तो इसीलिए इसको हम करेक्ट आंसर मान सकते हैं। Next is, what are the advantages of CBCS means choice based credit system introduced by UGC for higher education institutions? आंसर पे जाएंगे डायरेक्टली। It allows students to choose interdisciplinary and intradisciplinary source courses। ठीक है, interdisciplinary मैं आप लोगों को थ्योरी सेशंस में बता चुकी हूँ। मान लीजिए स्टूडेंट नॉन मेडिकल रख रहे हैं, नॉन मेडिकल में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं? फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथमेटिक्स होता है, इंग्लिश होता है और कंप्यूटर्स होता है। ठीक है, लेकिन सीबीसीएस जब से इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें कोई पर्सन जो नॉन मेडिकल के मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो तो पढ़ेगा ही, वो तो उनको पढ़ने ही पड़ेंगे। इसके अलावा कोई पर्सन ऐसा है जिनको हिस्ट्री बहुत पसंद है, जिनको ड्राइंग बहुत पसंद है, तो वो ऐसे सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जिनको इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज भी बोला जाता है। ठीक है, मेक्स एजुकेशन एज पर ग्लोबल स्टैंडर्ड। ग्लोबल स्टैंडर्ड का मतलब है कि ऑल ओवर एरिया, ऑल ओवर ग्लोब में एक ही लेवल रहेगा, एक ही स्टैंडर्ड रहेगा एजुकेशन का। एंड ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड स्टडीज एट डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। तो आप लोग अगर लगता है इस कॉलेज में 1 साल लगा दिया, दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हो, तो आपके ग्रेड्स ट्रांसफर हो सकते हैं। ओके, Alternative education is known as, so it is known as non-traditional education, जिसमें कि पूछा गया है given below are two statements। यहाँ पे 2 statements given है, हमें बताना है कौन सी statement correct है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है, द एबिलिटी टू फॉर्म एंड यूज सिंबल्स लाइक वर्ड्स, जेस्चर्स, साइंस, इमेजेस एक्सेट्रा आर अकम्प्लिश्ड इन दी प्री ऑपरेशनल पीरियड। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें कि प्री ऑपरेशनल पीरियड एग्जैक्टली क्या होता है। तो ये एक जो है एक चाइल्ड के डेवलपमेंट का सेकेंड स्टेज होता है। ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट का ये सेकेंड स्टेज होता है। इसमें लगभग 2 साल से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 7 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स को, बच्चों को काउंट किया जाता है। एंड इस स्टेज में जो स्टूडेंट्स हैं वो सिंबॉलिक चीजों के साथ खेलना पसंद करते हैं, वो सिंबल्स, जेस्चर्स को समझना पसंद करते हैं। एंड इस स्टेटमेंट में भी यही बोला गया है कि एबिलिटी टू फॉर्म एंड यूज सिंबल्स आर अकम्प्लिश्ड इन प्री ऑपरेशनल पीरियड। एंड सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया है, अकॉर्डिंग टू पाएगे, प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन डू नॉट हैव अ टेंडेंसी टू बी ईगोसेंट्रिक, यानी कि इस एज में स्टूडेंट्स में ईगो से रिलेटेड चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, सो ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं एंड मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया कि एग्जैक्टली हमारे पास प्री ऑपरेशनल पीरियड क्या होता है। एंड ये प्री ऑपरेशनल के जो स्टेजेस होते हैं ये पाएगेट नाम के एक रिसर्चर ने ही हमें दिए हैं। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखें तो राइट आंसर है यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ओके, क्यों ट्रू है एंड ये स्टेटमेंट क्यों फॉल्स है ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखो, पहली स्टेटमेंट में बोला गया है एबिलिटी टू फॉर्म एंड यूज सिंबल्स। प्री ऑपरेशनल पीरियड में हम जो बच्चे होते हैं वो सिंबल्स को यूज करना सीखते हैं, लेकिन वो खुद से सिंबल्स को फॉर्म नहीं कर सकते। सिर्फ इस फॉर्मेशन की वजह से ये स्टेटमेंट गलत है, अदरवाइज इसमें कोई भी कमी नहीं थी। एंड सेकेंड स्टेटमेंट में यही बोला गया है कि इस एज के बच्चों में कोई भी ईगो या इस तरह की कोई भी भावनाएं नहीं होती हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ये 2021 की एक शिफ्ट में पूछा गया था। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, जिसमें कि पूछा गया है एंड्रागॉगी इज ऑल्सो रेफर टू एज। सो एंड्रागॉगी या एंड्रागॉजी जो भी इसको बोल सकते हो, इसको क्या माना जाता है और इसका क्या नाम है और या फिर किस लिए इसको यूज किया जाता है? कंप्रेस्ड थ्योरी ऑफ अडल्ट लर्निंग, कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ अडल्ट लर्निंग, कॉन्टिन्यूअर थ्योरी ऑफ अडल्ट लर्निंग या फिर कंडेंस्ड थ्योरी ऑफ अडल्ट लर्निंग। तो ये जो वयस्क उम्र होती है उसमें जो स्टूडेंट्स को शिक्षा दी जाती है, इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एंड्रागॉजी जो होता है ये अडल्ट लर्निंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये इससे रिलेटेड होता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सो एग्जैक्टली ये टर्म रेफर करती है किसको? कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ अडल्ट लर्निंग को। इसमें क्या होता है, जो भी वयस्क स्टूडेंट्स होते हैं, वयस्क शिक्षा होती है, उसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझा जाता है। एक स्टूडेंट इस एज में कैसे रिएक्ट कर सकता है, क्या वो उनका नेचुरल प्रोसेस है, क्या वो उनका नेचुरल बिहेवियर है या फिर उनका एज फैक्टर चल रहा है, ये सब चीजें इसमें बताई जाती हैं।
ओके, सो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे एंड्रागॉजी की हम बात कर रहे हैं, सिमिलरली हमारे पास एक और टर्म होती है जिसका नाम है पेडागॉजी। ये टर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2023 में जो एग्जाम होगा, आई एम 100% श्योर कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, सो पेडागॉजी क्या होता है? पेडागॉजी एक लर्निंग जर्नी होती है किसी स्टूडेंट की, जिसमें कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस उसको सिखाते हैं कि एफर्टलेसली वो कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीख सकता है। एंड इसके अलावा पेडागॉजी जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया एंड्रागॉजी एडल्ट लर्निंग से रिलेटेड होता है, वैसे ही ये टर्म किससे रिलेटेड होती है ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट करके, क्योंकि स्टूडेंट्स ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन में दे रही हूँ। ठीक है, इसका आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो गूगल पे सर्च कीजिए, किसी बुक में पढ़िए एंड फिर कमेंट कीजिए। इससे क्या होगा, आपका भी एक रिवीजन हो जाएगी एंड बाकी के स्टूडेंट्स को भी कमेंट पढ़ के आइडिया हो जाएगा कि कैसे इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, एक असर्शन है एंड अनदर इज रीजन। असर्शन बोलती है एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी विच बिगिंस एट बर्थ एंड कंटिन्यूज टिल वन डाइज। यानी कि एजुकेशन, शिक्षा जो है वो जीवन भर चलने वाली एक गतिविधि होती है। जब एक इंसान जन्म लेता है वहां से ये शुरू होती है एंड किसी की डेथ तक ये चलती है। एंड इट डज नॉट टर्मिनेट एट एंड ऑफ द फॉर्मल स्कूलिंग बट इट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, वही चीज है कि औपचारिक स्कूली शिक्षा के साथ साथ ये खत्म नहीं होती बल्कि आजीवन प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या है कि जैसे स्कूल कॉलेज तक हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, हम लोग अपनी जॉब की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें ये बोला गया है कि ये आजीवन चलने वाली चीजें हैं, सिर्फ पढ़ाई तक ये चीजें खत्म नहीं हो जाती। इसका कारण ये बताया गया है कि लाइफ लॉन्ग एजुकेशन कवर्स द एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इंक्लूड्स फॉर्मल नॉन फॉर्मल नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कि लाइफ लॉन्ग जो हमारी एजुकेशन होती है ये किसी पर्सन को फॉर्मली भी बहुत कुछ सिखाती है, इनफॉर्मली भी सिखाती है। एंड एजुकेशन के अलावा ये और भी जीवन जीने की जो एक बेसिक चीजें होती हैं वो भी हमें सिखाती है। ओके, सो इसका असर्शन और रीजन दोनों चीजें मैंने बता दी। अब आराम से इस वीडियो को पॉज कीजिए एंड देखिए कि क्या ये जो स्टेटमेंट है इसका कारण ये सही बताया गया है या फिर नहीं बताया गया। इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि असर्शन रीजन में आपने दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में बिकॉज ऐड कर देना है, क्योंकि। पहले इस स्टेटमेंट को पढ़िए, बीच में लिखिए क्योंकि, देन इसको पढ़ लीजिए। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या ये दोनों आपस में जुड़ी हुई स्टेटमेंट्स हैं या नहीं है। सो डायरेक्टली आंसर पे जाते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए और आर दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। एंड आर में जो बोला गया है ये इसको बिल्कुल करेक्ट, इसका एक्सप्लेनेशन हमें देता है, राइट। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें कि पूछा गया है आइडेंटिफाई द टीचिंग स्ट्रेटेजीज विच आर एम्प्लॉयड ड्यूरिंग इनडायरेक्ट इंस्टीट्यूशन, या फिर इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जो कि इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन क्या होती है। सो इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एक स्टूडेंट सेंट्रिक, इसको नोट कर लीजिएगा, ये एक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच होती है जिससे कि स्टूडेंट ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज को, इन्वेस्टिगेट करते हैं एंड उसकी बेसिस पे इन्फेरेंस को यानी कि परिकल्पनाओं को वो ड्रॉ करने लगते हैं अपने माइंड में। ये होता है इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस और इंस्टीट्यूशंस। ओके, सो इसमें पहली स्टेटमेंट बोलती है एम्फसाइजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एग्जाम्पलर्स। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी देखे होंगे तो 2017 एंड 2019 में ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस मटेरियल, यानी कि प्रोत्साहन सामग्री वहां पे प्रस्तुत की जाती है। इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सेशन, एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। प्रेजेंटिंग आस्किंग एंड प्रोवाइडिंग द फीडबैक, यानी कि किसी स्टूडेंट से जो है कुछ चीज पूछना या फिर उनसे फीडबैक लेना। फीडबैक का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी की जो प्रतिक्रिया है उसके बारे में हमें रिप्लाई देना कि क्या वो कैसा काम कर रहे हैं कैसा नहीं कर रहे हैं। अब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को मैं बोलती हूँ कि मुझे फीडबैक दीजिए कमेंट करके, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई, मैंने जो पढ़ाया वो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए, ये आप मुझे बताओगे। दैट इज कॉल्ड फीडबैक। ओके,
एंड लास्ट यहाँ पे बोला जाता है प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ठीक है, यानी कि एक स्टूडेंट में अगर एक स्टूडेंट अगर किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है तो कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सके, इतना कैपेबल किसी स्टूडेंट को बनाना, ये सारी अप्रोचेस किसी स्टूडेंट को बताना, क्या ये भी इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस के अंदर आती है? ठीक है, सो यहाँ पे 5 ऑप्शंस गिवन है, हम लोग देखते हैं। राइट आंसर है बी, सी एंड ई ओनली। ठीक है, सो इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में हम स्टिमुलस मटेरियल यानी कि प्रोत्साहित करें किसी स्टूडेंट को, वो प्रेजेंट करते हैं मटेरियल जिससे कि वो मोटिवेटेड रहे। इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सेशन, जिससे कि हम स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, स्टूडेंट्स हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे एंड जो भी उनकी डाउट्स है वो क्लियर होते जाएंगे। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच मैंने आपको डिटेल में अभी बता दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का क्वेश्चन है जिसमें कि पूछा गया है इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज एन अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग इन विच द प्रोसेस इज इंक्वायरी, कंटेंट इन्वॉल्व्स कॉन्सेप्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इज अ प्रॉब्लम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला गया है, मैं रिपीट कर रही हूँ। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो है उसमें एक टीचर सिखा रहे हैं एंड एक स्टूडेंट सीख रहे हैं, लर्नर सीख रहे हैं। इसमें 3 चीजें होती हैं। जो मेरे पढ़ाने का तरीका है, ठीक है, वो इंक्वायरी है। मैं आप लोगों को जैसे अभी पढ़ा रही हूँ वैसे नहीं पढ़ाना है। इसमें एक इंक्वायरी जैसे हम किसी की करते हैं, किसी की पूछताछ जैसे हम करते हैं, उस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ। एंड जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा कंटेंट है पढ़ाने का, जो मेरी सामग्री है, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे। एंड कॉन्टेक्स्ट क्या है, प्रॉब्लम है। संदर्भ जो है वो एक समस्या है। ठीक है, ये स्टेटमेंट में बोला गया है। एंड स्टेटमेंट 2 में बोला गया है इन एनआरटी टेस्ट डेटा टेल अस अबाउट अ स्टूडेंट्स लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन मास्टरी ऑफ सम स्किल्स और सेट ऑफ स्किल्स। यानी कि एनआरटी टेस्ट जो होता है, जो स्टूडेंट्स के साथ लिया जाता है, उसमें हम स्टूडेंट की मास्टरी देखते हैं कि कौन सा स्टूडेंट किस वाले स्किल में एक्सपर्ट है। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट ए हो सकता है कि उन स्टूडेंट का मैथ बहुत अच्छा है, स्टूडेंट बी का ऐसा हो सकता है कि उनकी डांसिंग बहुत अच्छी है, स्टूडेंट सी की पेंटिंग बहुत अच्छी हो सकती है। तो उसमें बोला गया है कि एनआरटी टेस्ट हमें ये मदद करता है कि किस स्टूडेंट की किस स्किल सेट में मास्टरी है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे आ गया स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। ओके, सो एनआरटी टेस्ट से हम इस तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते स्टूडेंट्स की प्रोफिशिएंसी। इस पे एक सेपरेट वीडियो मैंने बहुत डिटेल में बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर कॉम्पिटेंसी बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड। सो यहाँ पे एक टीचर की कुछ कॉम्पिटेंसीज की बात की गई है। आपको बताना है कि वो कौन सी एक टीचर की कॉम्पिटेंसी होती है, कौन से वो टीचर की योग्यता होती है जो कि उसके व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी और एक टीचर के दृष्टिकोण को बताती है। पहला ऑप्शन है लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिकेसी, यानी कि नियंत्रण और आत्म प्रभावकारिता का ठिकाना। नेक्स्ट है मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, यानी कि प्रबंधन और निगरानी। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग, यानी कि योजना बनाना और निर्देश देना। एंड चौथा ऑप्शन है पर्सनलाइजिंग एंड कॉन्टेक्चुअलाइजिंग, यानी कि निजीकरण और प्रासंगिकता। ओके, सो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिकेसी। सो नियंत्रण और आत्म प्रभावकारिता का ठिकाना ये क्या होता है? सबसे पहले हम लोग सेल्फ एफिकेसी, आत्म प्रभाविकता की बात करते हैं। ठीक है, सो सेल्फ एफिकेसी एक बिलीफ होता है किसी पर्सन के अंदर जो कि किसी भी एक टास्क, टास्क का मतलब होता है किसी भी एक कार्य, या फिर अगर उनको कोई चैलेंज दिया जाता है, ठीक है, उस चैलेंज को लेकर के, उस कार्य को लेकर के कोई पर्सन कितना ज्यादा एफर्ट्स डाल सकता है, कितनी ज्यादा मेहनत कर सकता है, ये बताता है उस पर्सन की सेल्फ एफिकेसी, यानी कि आत्म प्रभावकारिता किसी पर्सन की वो बताता है। यानी कि किसी कार्य को करने के लिए वो कितनी मेहनत कर सकता है, किस लेवल तक जा सकता है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल जो है, नियंत्रण इसको बोलते हैं। ठीक है, ये होता है किसी एक पर्सन का एट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अ फैक्टर ऑन द आउटकम ऑफ एन इवेंट, यानी कि एक पर्सन
किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो क्या है। मान लीजिए कि पर्सन ए एंड पर्सन बी को मैंने सेम टास्क दे दिया। अब यहाँ पे पर्सन बी ने क्या किया, जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, जो भी बेसिक रूल्स बनाए गए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये पर्सन टास्क को पूरा करता है। ये है सेल्फ एफिकेसी, यानी कि इन्होंने पूरे एफर्ट्स डाल दिए। एंड पर्सन ए जो है वो लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी कि उसको टास्क पूरा करने से मतलब है, वो चाहे जो भी मेथड करे, चाहे वो जुगाड़ से टास्क को पूरा करे या कुछ भी करे। ओके, सो इस तरह से होती है ये दोनों चीजें। तो किसी भी एक टीचर की पर्सनालिटी और उनका एटीट्यूड यानी कि योग्यता, उनके व्यक्तित्व और दृष्टिकोण, इन दोनों चीजों से पता चलता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको इसलिए डिटेल में समझाया क्योंकि इसको घुमा फिराकर हर बार पूछा जाता है किसी ना किसी शिफ्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 7th क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई द आइटम फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग सोसाइटी। ठीक है, सो लर्निंग सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। लर्निंग सोसाइटी क्या होती है? लर्निंग सोसाइटी की एजुकेशनल फिलॉसफी है। ठीक है, जिसमें कि हम किसी स्टूडेंट की, उसके थ्रू उसकी नेशन की, उसके थ्रू उसके स्कूल की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है ट्रेडिशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फॉर्मल लर्निंग, इन सब के अंदर आता है। तो नॉट लिखा है, इस पे ध्यान देना है। पहला ऑप्शन है लर्निंग इज अ कंटिन्यूइंग एक्टिविटी थ्रू आउट द लाइफ। ये मैंने आपको बता दिया कि लर्निंग पूरी उम्र सीखी जाने वाली, यूज की जाने वाली एक चीज है। नेक्स्ट है लर्नर्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन प्रोग्रेस। अपनी जो प्रगति है उसकी जिम्मेदारी स्वयं एक लर्नर यानी कि स्टूडेंट लेता है। तीसरा ऑप्शन है असेसमेंट कंफर्म्स प्रोग्रेस रादर देन फेलियर, यानी कि मूल्यांकन किसी बच्चे का उसके फेलियर के बजाय प्रगति की पुष्टि करता है। ठीक है, लर्नर्स लर्न अनइनफॉर्मली, यानी कि शिक्षार्थी अनौपचारिक रूप से सीखते हैं। तो यहाँ पे नॉट बोला है, नॉट को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को पता होना चाहिए कि अनौपचारिक रूप से कोई भी शिक्षार्थी नहीं सीख सकता ढंग से। तो ये वाला आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सीबीसीएस। ठीक है, सो सीबीसीएस की फुल फॉर्म होती है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये यूजीसी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। इसमें भी एक सेपरेट वीडियो है, यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको चेक कीजिए। तो सीबीसीएस के एडवांटेजेस में सबसे पहले क्या आता है, फोकस ऑफ स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन। ठीक है, यानी कि छात्र केंद्रित, छात्रों को क्या पसंद आ सकता है, वो क्या पढ़ना चाहते हैं, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के जो सेटअप है सीबीसीएस के अंदर किए गए हैं। ठीक है, दूसरा आता है अलाउ स्टूडेंट्स टू चूज इंटरडिसिप्लिनरी एंड इंट्राडिसिप्लिनरी कोर्सेज। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसमें स्टूडेंट की अपनी चॉइस होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है, उनको जनरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर यानी कि आईटी एंड इंग्लिश, राइट। लेकिन सीबीसीएस के अंडर ये स्टूडेंट अगर मान लीजिए इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं या फिर हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो वो ऐड कर सकते हैं, तो वो चूज कर सकते हैं इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज को। नेक्स्ट है मेक एजुकेशन एज पर द ग्लोबल स्टैंडर्ड, यानी कि ग्लोबल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए, वैश्विक मानकों को ध्यान में रखते हुए ये एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरटेक स्टडीज एट डिफरेंट टाइम्स एंड एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, यानी कि मान लीजिए एक स्टूडेंट कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एबीसी नाम के कॉलेज से पढ़ गया, उसके बाद उनको ट्रांसफर होना पड़ गया किसी और कॉलेज में, तो सेकेंड ईयर उन्होंने XYZ कॉलेज से कर दिया, थर्ड ईयर में उन्होंने किसी MNO कॉलेज से कर लिया, तो लास्ट में सबके क्रेडिट जोड़ करके उनका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो ये आता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये तीनों ही ऑप्शंस हैं जो कि करेक्ट हैं, सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्टरनेटिव एजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज ऑल्टरनेटिव, यानी कि वैकल्पिक शिक्षा को क्या बोला जाता है, इसको नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन बोला जाता है। लास्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्वयं इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये भी आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है कि स्वयं पोर्टल जो है
इस पे बहुत सी वीडियोस मैंने ऑलरेडी आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर की हैं। तो स्वयं पोर्टल किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर कृषि से, स्पोर्ट्स यानी कि खेल-कूद से, एजुकेशन यानी कि शिक्षा से, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से। किससे रिलेटेड है ये आप मुझे कमेंट करके अभी बताओगे, ओके? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप स्टूडेंट्स आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी